तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो एक जो खुमारी थी वीडियो वाली, संभवतः वो ख़त्म हो चुकी होगी अब आप लोगों की। कई लोग निराश भी हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हैं, कई लोग अभी दुविधा में हैं कि होगा या नहीं होगा। जो बीत गया सो बीत गया, अब निकल चुका है। उसके बारे में ज़्यादा थिंकिंग या उसके बारे में रिएक्ट करना या उसी में डूबे रहना, उसी में खोए रहना, उसी में घुसे रहना, ये सब कहीं भी आप लोगों के लिए सही नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, आगे की प्लानिंग, आगे की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। जहाँ तक उस एग्ज़ाम की बात है, सबसे पहले मैं 2-3 शब्द कहूँगा आप लोगों से। देखिए, ये परीक्षाएं हैं, किसी का तो बहुत ठीक ठाक रहा होगा, और सबसे बढ़िया एक चीज़ इसमें आयोग ने ये की, तीनों पेपरों को लगभग एक ही धरातल पर उसने रखा। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये टफ इजी है, ये शिफ्ट इजी है, ये शिफ्ट टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लगभग 19-20 का अंतर होगा भी, तो उसके ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं था, जहाँ तक मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ। हो सकता है कि आपके नज़रिए से कुछ अलग हो, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें किसी शिफ्ट में आई हो, आपको ईजी लगी हो, दूसरी शिफ्ट में ना आई हो, उसको टफ लगी हो, ये सब अलग बात होगी। ठीक है, अलग अलग लोगों से पूछोगे, अलग अलग मत आपके सामने आएंगे। अब देखिए, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 850, 890 जितने भी हैं, वो तो सेलेक्ट होंगे, और कौन होंगे ये अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हल्का फुल्का होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन जहाँ तक अगर आप मेरी सुनोगे, जहाँ तक आप मेरा व्यू देखोगे, मुझे ये लगता है कि जिसके 65 से प्लस मार्क्स हैं तीनों शिफ्टों में, जो भी जिस शिफ्ट में, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस एग्जाम के दौड़ में बना हुआ है। अब होना या ना होना ये बात की बात है। यानी 65 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, फिर बाकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिए आप किस कैटेगरी के हैं, तो 65 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं वो अपने आप में इस एग्जाम की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। वो कहीं भी किसी भी केस में बाहर नहीं हुआ है। लेकिन जिसके 65 प्लस नहीं है, वो क्या करे, वो कैसे आगे बढ़े, क्या करे, कैसे समझे इस चीज को। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, जो आपने आज तक किया है, यानी जो भी आपने इनपुट दिया, जो भी आपके अपने नोट्स हैं, जो भी आपने अभी तक अपना मटेरियल इकट्ठा किया, उसको पढ़ा, वो सजोइए रखिए। वो आपकी एक धरोहर है, वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो क्या होता है, एक बेसिक चीज़ है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये पूछ रहे, तो आप बिना बेसिक पढ़े किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया अपने राज्य का होना चाहिए, और वो अब आपके पास ऑफ मतलब उसमें है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पूरा उसकी मात्रा आपके पास है बेसिक नॉलेज का, और एडवांस भी लगभग आपके पास है। तो ध्यान देना, अब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके जहां से सिर्फ आपको पुश की जरूरत है, जहां से गलतियों को सुधारने की जरूरत है। यानी अब ऐसा दौर नहीं होगा कि आप तैयारी करें, आप दिन भर बैठे रहें, नोट्स बनाएं, वीडियो सुनें, लिखें, रटें, ऐसा नहीं है। अब आपके पास अगर 100 नंबर की कोई सीढ़ी है, तो आप लगभग उसमें 80% की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं, और 20% पे वर्क करना है। और वर्क क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। यानी आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, यानी लिखेंगे नहीं। तो अगर यहां से आप लोग हार मानते, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी तैयारी की जरूरत है जो आपकी गलतियों पे काम करे, जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको सही करे, और उस पर वर्क करे। ऐसा नहीं है कि विज्ञप्तियां नहीं आती हैं, बहुत से लोगों के आगे एग्जाम है। अभी देखना, आरओ और एआरओ, जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट मेरी नज़रों में आफ्टर पीसीएस, यानी उत्तराखंड स्टेट लेवल की अगर पीसीएस की बात करें, उसके बाद 2 ही एग्जाम यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब जनरल एग्जाम। ठीक है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक एग्जाम, स्पेसिफिक में तो आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे स्पेसिफिक का मतलब जिसमें एक विशेष प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, यानी हो सकता है कहीं साइंस मांगी जाए, हो सकता है कहीं कॉमर्स मांगी जाए, ऐसे नहीं। जो जनरल एग्जाम होते हैं जिसमें हर बैकग्राउंड का विद्यार्थी बैठ सकता है, उस नजरिए से अपर पीसीएस के बाद लोअर पीसीएस के साथ साथ आरओ और एआरओ ये इक्विवेलेंट लगता है मुझे। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ डिफरेंस इतना लगता है, जिसको फील्ड वर्क करना है वो लोअर पीसीएस मैक्सिमम चूज करता है, और जिसको ऑफिस वर्क करना है वो आरओ और एआरओ की पोस्ट चुनता है, जो कि शासन में है, उत्तराखंड शासन में। उसकी विज्ञप्ति आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, और उसमें आरओ की जो पोस्ट है लगभग 54 होंगी, और एआरओ की जो पोस्ट होंगे लगभग 59 के समथिंग है। यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं 110 से 15 पोस्ट उसमें आरओ एआरओ की है। वो तो मेरा रहेगा ही रहेगा स्पेशल बैच, यानी शुरू से अंत तक। कहने का मतलब, जैसे आज आपकी विज्ञप्ति आई, उसी दिन से क्या करना है, यकीन नहीं मानोगे कि क्या क्या हो जाएगा। ऐसे तैयारी करा दूंगा आरओ एआरओ की, क्योंकि उस पर मैं खुद ही वहीं पे हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। मैंने उसी एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो मैं जानता हूँ उस एग्जाम को कैसे तैयारी करवानी है। तो वो मटेरियल मैं आपको सारा प्रोवाइड करा दूंगा, सारी उसकी तैयारी करा दूंगा। दूसरी
पुलिस भर्ती आने वाली है। कई विद्यार्थी ऐसे 23 साल की उम्र में मुझसे कहोगे सर मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। पुलिस भर्ती आपको जैसे अभी देखा होगा 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अध्यासन भेजा जा चुका है यूके को। हो सकता है 10-12 दिन में, हो सकता है 2-4 दिन में अध्यासन को पब्लिश कर दे, यानी नोटिफिकेशन निकाल दे। तो आपको क्या करना है, इंगेज रहने से मतलब है। आप ओवरऑल ये मत देखिए कि कितने पोस्टें आती हैं, कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में आ रही है। आप हर कोई छात्र अपने आत्मा से इंडिविजुअली ये सोचे कि आपको इंगेज किस फील्ड में होना है। कई लोग ऐसे हैं जिसका पटवारी का एग्जाम होगा। इंगेज रहिए, कंप्लीटली इंगेज रहिए जब तक कि पटवारी का एग्जाम नहीं होता। वीडियो बीपीडीओ गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। वो जो एग्जाम था मैं चाहता पेपर सॉल्व कराता तीनों शिफ्टों के, मैं चाहता आंसर की बनाता, मैं चाहता कट ऑफ बताता। ऐसा नहीं है। जिसका होना है वो अपनी जगह होके रहेगा, जिसका नहीं होना है उसको आगे की रणनीति चाहिए। और मेन इंसान को क्या है, गिरते हुए इंसान को संभालना सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और मैं वही काम कर रहा हूं कि आपको उठाने का काम, क्योंकि मैं ये जानता हूं हर एग्जाम में कोई ना कोई किसी न किसी से मिस्टेक हो जाती है। बैक टू बैक एक एग्जाम दोगे, 2 एग्जाम दोगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी मिस्टेक्स पे, अपनी गलतियों पे वर्क करना सीख जाओगे और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको हवा तक नहीं चलेगी। यानी जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से इंडिविजुअली क्वेश्चन कीजिए कि आप किस एग्जाम के लिए इंगेज रह सकते हैं। यानी अगर जो छात्र कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उसको पता है उसकी एज पुलिस भर्ती के लिए है, तो अपने आप में उसी में जुड़ जाइए। वो भी मैं तैयारी कराऊंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास एक विजन है। विजन ऐसा है क्योंकि जो नई चीजें होती है, यानी जो किताबें होती है, जो बेसिक होती है, वो मैं पढ़ा चुका हूं। वो आपका मटेरियल तैयार है, वो आप कभी भी देख सकते हैं वीडियो को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, एक दिशा निर्देश, एक डायरेक्शन की जरूरत होगी। क्या करना है, कैसे करना है और कैसे उसको मतलब पर डे होमवर्क करना है, घर पे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी अब मैं सिर्फ उतना करूंगा जो मुझे लगेगा कि एग्जाम की दृष्टि से इनको इनपुट डाला जाए, ताकि आउटपुट वहां एग्जाम में मिल जाए। और बेसिक आप लोग वीडियोस पढ़िए, वहां से तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो पटवारी लेखपाल के जिसका एग्जाम है, आप लोग उसमें इंगेज कीजिए। अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं हुआ, अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने से ही आपको फायदा होगा, आपका तनाव कम होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा 1,46,000 लोगों ने कल फॉर्म दिया है, 1,45,100 लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन नहीं होना है, यानी सिर्फ 890 लोगों का होना है जो भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो आप अकेले नहीं हैं ऐसे छात्र। जो गलतियां होती है उस पर हमें वर्क करना है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आगे लोअर पीसीएस का एग्जाम है, कई लोग लोअर पीसीएस की तैयारी में लगे, और ध्यान ये रहे लोअर पीसीएस के एग्जाम में एफआरओ के लेवल की मैथ रीजनिंग नहीं आती, क्योंकि लोअर पीसीएस एक जनरल एग्जाम है जिसमें सभी बैकग्राउंड के छात्र मतलब होते हैं, चाहे इसमें आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स रीजनिंग टफ बना दी जाए और आर्ट साइड वालों को बेहोश कर दिया जाए। यूकेपीएससी से काम नहीं करता है। दूसरा, यूकेपीएससी में उत्तराखंड आपको परीक्षावाणी से ऊपर पढ़नी ही नहीं है। परीक्षावाणी और विंसर के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर वगैरह देख जाना, उतना आपका काफी होता है यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए। और जीएस भी बहुत अच्छी पूछता है। अगर आपने ल्यूसेंट की जीएस पढ़ी हुई है एमसीक्यू वाली, या आपने ल्यूसेंट की जीएस वाली पढ़ी है, जो जीएस वाली बुक है मतलब थोड़ा सा डिटेल वाली, तो उतना आपका काफी होता है। लगभग आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने आपको जो एनसीईआरटी की क्लासेस कराई हैं वो आप लोग देख जाना, तो उससे आपका लोअर पीसीएस का अच्छा खासा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है अपना हम क्या विजन अपनाएं आगे को, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं करता हूं कट ऑफ को लेके वीडियो की। अब देखिए, कल जिसने भी एग्जाम दिया है, जिसके 65 प्लस हैं, वो तो क्या है, दौड़ में है। यानी कहीं ना कहीं 65 नंबर से अधिक नंबर लाने वाला छात्र अभी रनिंग में बना हुआ है इस एग्जाम के। अब कई लोगों के ने ये बातें फैलाई हैं, या ये चल रहा है मार्केट में या यूट्यूब पे कहीं भी है, कि नॉर्मलाइजेशन से कोई तय नहीं, मतलब तय होगा कौन सा शिफ्ट आसान था, कौन सा शिफ्ट इजी था। ये आपका आयोग तय नहीं करेगा कि कौन सा शिफ्ट आसान था या कौन सा शिफ्ट क्या था, हार्ड था। ये तय करता है वो स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में उस शिफ्ट में बैठे हुए हैं, उनके टॉपर के मार्क्स और जो बॉटम के मार्क्स है, उसके आधार पर तय होगा कि ये कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा इजी। कोई भी तय नहीं कर सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। बाय चांस मैंने एक पेपर बनाया और उसको मैंने बहुत इजी बना दिया, और उसमें लोग 80-80, 90-90 नंबर ले आने लगे, ठीक है। इजी पेपर बना दिया। और एक ऐसा पेपर शिफ्ट बना दिया जिसमें मैंने बहुत हार्ड बना दिया, लोग 55-60 से ऊपर नहीं पहुंच सके, ठीक है। और तो यहाँ पे तो आप तय कर लोगे कौन सा इजी था, कौन सा हार्ड। आयोग ने क्या किया, लगभग एक ही धरातल पे उसने पेपरों को रख दिया, लगभग सेम है, ठीक है। 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अब ये बताइए, जिस शिफ्ट को आप सबसे ईजी बता रहे हैं,
हो सकता है कि उस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे शामिल हो गए हों जिनको बहुत टाइम नहीं हुआ है पढ़ते हुए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे या जो पहली पहली बार एग्जाम दे रहे थे, उनको आइडिया नहीं था और आपने कहा इजी शिफ्ट है, वो बेचारे नए बच्चे बैठ गए, उनके मार्क्स ही नहीं आए उसमें, तो क्या कर लोगे? तो आपका सबसे इजी शिफ्ट सबसे हार्ड हो गया। और पता लगा जिस शिफ्ट को आप सबसे हार्ड कह रहे हो उसी शिफ्ट में ऐसे सबसे ज्यादा छात्र बैठ गए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और लगभग एवरेज अच्छा मार्क्स ले आए, तो वो शिफ्ट तो सबसे इजी हो गया। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है शिफ्ट इजी है हार्ड कि उस शिफ्ट में बैठे हुए छात्रों का लेवल क्या है, मार्क्स क्या है, और ये सब डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितने समय से तैयारी की और उन्होंने कैसा स्कोर किया, उसके आधार पे तय होगा। ये इस आधार पे तय नहीं होगा कि हम ये आप या मैं पेपर देखें और ये कहें ये इजी है। हर इंसान का व्यू अलग हो सकता है। मुझे कोई क्वेश्चन आता हो तो मैं कह दूंगा इजी है, मुझे ना आता हो मुझे हार्ड लगेगा। तो आप ये तय मत कीजिए कि हार्ड है या इजी है। आप 65 नंबर से ऊपर हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये भी श्योर नहीं कि हो जाएगा। लेकिन 65 से 70, 70, 71, 68, 70 ऐसे जो मार्क्स हैं लगभग वो क्या है, चयनित होने के पूरे दावेदार हैं, बशर्ते कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस न पड़े, और नहीं पड़ेगा। 19-20 का ही अंतर है, मैंने देख लिया लगभग। हम अगर कॉमन एक व्यू रखें कि लगभग सभी छात्र एक ही मतलब थाली के चट्टे बट्टे हैं जो देने वाले हैं, एक ही टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं अलग अलग ग्रुपों में, तो हम ये मान के चलेंगे कि इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब पेपर तो बीत गया, अब इसके बारे में सोच के क्या करोगे बताओ? कुछ है आपके पास? कई लोग कह रहे हैं मुझे मैसेज करके सर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं ये वो ऐसा वैसा। कल जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज सुनी होगी, उस वॉइस मैसेज के माध्यम से मैंने किन्हीं मतलब एग्जाम्पल कुछ दिया था, अब मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, तो उस मैसेज को सुनने के बाद भी आपके अंदर एक प्रेरणा आई होगी। तो आज अभी से ये सोच लीजिए कि जो सर कह रहे हैं उस पर क्या हमने काम करना है। सबसे पहले आंखें बंद करके अपना एक विजन देखिए कि आपके पास आगे कौन सा एग्जाम है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे इस एग्जाम में 2 एग्जामों को आपको जोड़ना है, आरओ एआरओ प्लस यूके पुलिस। ठीक है, यूके पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस, इन एग्जामों को इसमें दौड़ लेते हुए चलना। इसके आधार पर ही आप ये सारे एग्जाम देखना और ये मान के चलना कि आप किस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस लगभग ये तो छोड़ दीजिए अभी इसके लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा ये कैसे होता है। कुछ नहीं है, प्री में एक जीएस वगैरह और उत्तराखंड आती है, मेंस में एक जीएस का पेपर होता है, वो भी क्या होता है, टिक मार्किंग वाला होता है, वही वाला जो ऑप्शन आते हैं जिसमें। इसके अलावा एक हिंदी का ड्राफ्टिंग पेपर होता है, एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, ये है इसका मेंस, और कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो तीसरी चीज होती है एक हिंदी टाइपिंग होती है, और कोई चीज नहीं मांगी जाती है। ठीक है, टाइपिंग भी क्या होती है 4000 की। 4000 की तो बहुत आसान है, वो एक ही उंगली से दबा के हो जाते हैं। जैसे मैं ऐसे करता हूँ 4000 की एक उंगली से दबा के ना, किससे क्या वर्ड, ये सब आसानी से हो जाता है। ये सारे के सारे जिम्मेदारी मेरी है आपको उठाने की, आपको तैयारी कराने की। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के ग्रुप में यहाँ अधिकतम छात्र आए ताकि मेरा भी साथ हो जाए मतलब सचिवालय में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे छात्र इन एग्जामों में क्वालिफाई करें, इन एग्जामों में आए, ये तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। देखिए ये भी आएगी, ये अपनी जगह पे आ जाएगी, बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति देखेंगे। तो आप लोग ये देखिए कि आप इंगेज कहां हो सकते हैं, आप व्यस्त कहां हो सकते हैं। आपके पास अगर बिजी रहने के लिए ऑप्शन है तो आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तनाव ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। चीजें बदलने में समय नहीं लगाती। आपने दिया, आपका जिसका पहली बार एग्जाम था उसने एग्जाम दिया, कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब एक चीज आपने नोट की होगी, यूके ट्रिपल एससी में आप लोग जितने अनावश्यक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रही है। आप पढ़ते रहिए, ये दर्रा कहां है, ये दर्रा कहां है, ये दर्रा, ये मंदिर कहां है, ये मंदिर, पढ़ते रहिए। आप बुग्यालों को रटिए, आप पर्वतों को रटिए, पहाड़ों को रटिए, कुछ भी रटिए, लेकिन पेपर पूछा जा रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो एमबीटी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालय की किन श्रेणियों को अलग करता है। देखिए जब मैं उसको समझा रहा था मुझे पता था कि क्वेश्चन इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया सेन सूचकांक का संबंध किससे, थर्ड शिफ्ट में। मैंने आपको बताया था अमर्त्य सेन ने गरीबी के लिए एक सूचकांक बनाया था, एक इंडेक्स बनाया था, उसको सेन सूचकांक कहते हैं। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, गरीबी और अकाल नामक पुस्तक, शायद पॉवर्टी एंड कुछ इस टाइप का एक पुस्तक आई थी अमर्त्य सेन की। वो बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पे लिखाए थे मैंने, और मैं जानता हूं दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक टू बैक थे, वो मैंने छांटे थे वो एनसीईआरटी। तो कहने का ये मतलब है हम अपने विजन को इतना सही रखें कि हमारा सिलेक्शन आगे हो जाए। मैं ये चाहता हूं पटवारी लेखपाल के लिए, देखो ध्यान से सुनना, पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं आपको, तो मैं मतलब ये तो तय है, मतलब जो मुर्दे के अंदर जान लाने वाली बात है ना वो बना के रहूंगा। आपको मैं कतई भी नहीं रुकने दूंगा, किसी भी हालत में आप नहीं रुकोगे, इतना तय रखना। देखिए
मैं आपको सिंपल सी बात क्या कर रहा हूं, मेरा क्या विजन है 12 तारीख के बाद का, ठीक है, ये 12 तारीख के बाद का, ये अभी का नहीं है। 12 तारीख तक मैं सोच रहा हूं कि 4-5 टॉपिक आपको 4-5 टॉपिक लोअर पीसीएस के लिए क्या करा दूं, मैथ से और रीजनिंग से संबंधित कुछ टॉपिक करा दूं, कुछ गाइडेंस दे दूं कल से, तो आप लोगों का ये काम बन जाएगा। जैसे ही मैं कराऊंगा हो सकता है 3-4 नंबर बन जाए, किसी का काम बन जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा विजन क्या है, ध्यान से सुनना, कंप्लीट विजन। यूके ट्रिपल एससी की जो भी छात्र तैयारी करते हैं, यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी को फिलहाल अलग रखो। क्यों? क्योंकि यूके पीएससी में क्या है, स्पेसिफिक टाइप की पोस्ट आते हैं और उसका हर किसी का अपना अपना सिलेबस है, लेकिन इसका कॉमन सिलेबस है, ये अभी फिलहाल अलग रखिए। मेरा विजन क्या है और मेरे यूट्यूब पे क्या है आपको मैं बता देता हूं। मेरा विजन हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा आप लोगों से कहता आया हूं, हिंदी व्याकरण जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो आपको एनसीईआरटी स्कूल की पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी स्कूल लेवल की। यानी कहीं ना कहीं आपको जो हिंदी व्याकरण अब मिलेगी वो लुसेंट वगैरह से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चीजें कॉमन हो चुकी हैं, वो चीजें आपने पढ़ ली हैं। लेकिन आपका ये मतलब नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी को पढ़ो। आपसे मैं क्या कह रहा हूं, जो नए छात्र हैं 12 तारीख के बाद सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी स्कूल के लेवल के आधार पे, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको, और इसी के आधार पे ये तय करेंगे कि पटवारी के 20 नंबर की हिंदी में अधिकांश क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं, और वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जीएस के अंदर का जो पोर्शन है, जो बार बार मैं कहता आया हूं, जीएस आप लोगों से जो पूछ रहा है वो एनसीईआरटी के पूछ रहा है। अब आपको एनसीईआरटी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। एनसीईआरटी डिटेल का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी करा दूंगा। अभी तो क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो वीडियो का एग्जाम था, तो मुझे क्या कराना पड़ा था आप लोगों को कि सिर्फ फैक्ट आधारित। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी फैक्ट आपका एनसीईआरटी से नहीं छोड़ने वाला हूं, लगभग हर फैक्ट हम लोग एनसीईआरटी का कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वीकली या मंथली एक क्लास आपकी करंट अफेयर की, ठीक है। एक क्लास किसकी होगी, करंट अफेयर्स की होगी, या वीकली हो या मंथली हो, जिसके अंदर यूके प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल तीनों ही करंट अफेयर को सम्मिलित किया जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि आज से 15 दिन, मैं सोच रहा हूं कि 15-15 दिन में, यानी 15-15 दिनों में बना देंगे ये करंट अफेयर की, ठीक है। 15-15 दिनों में ये करंट अफेयर की वीडियो बना देंगे, उसमें उत्तराखंड, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों एक ही चीज में सम्मिलित कर देंगे, चाहे मैं पुराना कराऊं या अब देखिए कल जिसने पेपर देंगे, महालक्ष्मी योजना कराई थी, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कराई हुई थी, 2018 में डेस्टिनेशन, जो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन समिट हुआ था देहरादून में, पहला कराया हुआ था। करंट अफेयर की वीडियो में देखना, लगभग शायद 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड के करंट अफेयर तो मैं मानता हूं, हिमतेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी वाला कराया हुआ था, वो भी क्या है अपने आप में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहला हिमतेंदुआ संरक्षण, ठीक है। वो 4 के 4 5 क्वेश्चन कराए थे करंट अफेयर के, वो लगभग सभी सही आप लोगों के होंगे, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ठीक है। देखिए इस प्रकार का एक विजन लेके चलते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, और उत्तराखंड सबसे कम पढ़ेंगे, उत्तराखंड सबसे कम पढ़नी है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट अब उत्तराखंड पढ़ा जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू कि उत्तराखंड से अब सिलेक्शन नहीं होने वाले बच्चों, उत्तराखंड अपनी जगह है, वो पीक पॉइंट आप लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, देख लिया होगा कल, नहीं आया तो किसी को नहीं आया। अब आपको एक बहुत इंटरेस्ट की बात बताऊं, मजे की बात बताता हूं, अधिकांश छात्र 90% छात्र इसमें ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके 70 के ही आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी तो उसी श्रेणी में जिसके 70 आ रहे हैं। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आया करता था, एक बार किसी के 90 हुआ करते थे और एक के 60 होते थे, लेकिन आज सारा का सारा मार्क्स इतना ज्यादा मतलब आगे पहुंच चुका है कि 65-60, 65-60, 70-72 ऐसे मार्क्स में है पढ़ने वाले छात्र। तो आप ज्यादा पीछे नहीं है, आपको सिर्फ वहां वर्क करना है जहां पे आपकी कमजोरी है। तो हम उत्तराखंड को सबसे कम देखेंगे और उत्तराखंड की स्पेशल ही क्लास आएगी, वो वीकली एक क्लास आएगी, मात्र एक ही क्लास की आएगी, उत्तराखंड की आएगी। और ये एक क्लास में आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं वो करा दूंगा। और ये क्यों सबसे कम, जिला सीरीज इसमें आपके सम्मिलित है, इंडिविजुअल सीरीज प्लेलिस्ट में सम्मिलित है, उत्तराखंड का इतिहास किया है, उत्तराखंड के इंपोर्टेंट फैक्ट कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो सही, आपको उत्तराखंड वहां से तैयार करनी है। उसके अलावा हम उत्तराखंड की क्यों समय दे बताऊं, इन धरोहर है आपके लिए, जो चीजें आपका मटेरियल पड़ा हुआ है ये आपका धरोहर है, इसको आप किसी भी केस में स्किप मत करना, यही आपका क्या बनाएगा, करियर बनाएगा। इसके अलावा आप लोगों को आगे की बात सुनिए, देखिए हमने क्या विजन बनाया 12 तारीख के बाद से पटवारी लेखपाल के लिए। हमने हिंदी व्याकरण, जिसने हिंदी बेसिक पढ़ी, देखो
चुन चुन के क्वेश्चन निकालेंगे, चुन चुन के छीन के लाएंगे, दूसरे के जबड़े से जीत को छीन के लाएंगे, कैसे भी हो। हमने क्या किया, हमने जो बेसिक चलता है वो हमने पढ़ा, और बिना बेसिक के मैं डायरेक्ट ये नहीं पढ़ा सकता हूं। यानी आप अगर ये कहोगे कि सर हम लुसेंट नहीं पढ़ते हैं, आपकी पढ़ेंगे, ऐसा मत करना बच्चों, आए ना आए, लेकिन एक बेसिक चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना एग्जाम में जाने से पहले। अब बताइए कल के पैटर्न के आधार पर क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं हमेशा ऐसा ही आएगा? क्या कर लोगे बताओ? सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री दी थी, एक क्वेश्चन नहीं आया, क्या करें? और पीछे जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें 5-6 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछ दे, अगर वहां स्किप करते टेंशन होके जाते। पढ़ना सब है, मैं हमेशा से कह रहा हूं पढ़ना सब है, आएगा सीमित। मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिए और सिलेबस उतना दिया हुआ, क्या करें बताओ? किसकी गलती है? कंप्यूटर नया सिलेबस खोल के दिया, ओपन करके दिया, 5 यूनिट 2-3 क्वेश्चन से ऊपर कंप्यूटर नहीं दी है। ये हमारे साथ या किसी के भी साथ हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, सभी छात्र चाहे आप हो या कोई और हो, अधिकांश छात्र 70 नंबर के ही आसपास अटक गए। ये बहुत अच्छी खबर है। सस्पेंस रहना चाहिए कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। पहले ही पता लगता 90-90 आ गए, हमारे 60-60 आ रहे, फिर तो वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है। कम से कम आप लोग दौड़ में हैं, कम से कम आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया, और जैसा मैं चाहता था पेपर वैसा ही आया। मैं चाहता था पेपर हल्का सा हार्ड हो ताकि कट ऑफ जो है 65-70 के आसपास गिरे, उससे बड़ा मजा आता है, उससे पढ़ने वाला भी ये लगता है कि यार हाँ थोड़ा मेहनत की होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए ये पढ़ना है, और इसके साथ एनसीईआरटी की जीएस पढ़नी है, वो अच्छे से डिटेल से पढ़नी है, ताकि मैं जान चुका हूं कि क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, उसके बाहर से कहीं भी नहीं आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, करंट अफेयर की क्लास में कराऊंगा 15-15 दिन में, उत्तराखंड सबसे कम पढ़ेंगे। अब जो नए बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, जिस नए बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी करना चाहते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या जो पटवारी लेखपाल के अब शुरू करना चाहते हैं विजन, कम से कम यहां तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। उत्तराखंड जब एक ही क्लास मिलेगी तो बाकी के 6 दिनों में आपको क्या करना है, वीकली आपको प्लेलिस्ट में जाके एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़नी है उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ने हैं, उत्तराखंड के इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं। 4 सीरीज यहां हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। अगेन आई एम सेइंग कि परीक्षावाणी को अभी भी स्किप मत करना, परीक्षावाणी अपनी जगह वैल्यू बनाए हुए है और हमेशा रहेगी, भले उससे एक ही क्वेश्चन आए, क्योंकि वो आपका बेस है। बिना बेस के आप एग्जाम में नहीं जा सकते, वो सेंस के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। और आप ये मत सोचो कि हमारे 80 नहीं आए, 85 नहीं आए, 90 नहीं आए, आपके 70 आए, 65 आए, 66 आए, बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, वो पेपर ही उस लेवल का था, आप उतना करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नए बच्चे जो हैं, उत्तराखंड जिसको पढ़नी है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज और इसके अलावा आपका हिस्ट्री, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और फैक्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड मिलेगी। साथ ही साथ वीकली आपको सिर्फ एक क्लास किसकी मिलने वाली है, उत्तराखंड की मिलेगी, क्योंकि हम उत्तराखंड पे अब टाइम नहीं बिताएंगे। हम चाहेंगे कि जीएस और हिंदी वाला पोर्शन हमारा बहुत स्ट्रांग अब हो जाए, ताकि पटवारी लेखपाल के एग्जाम होते होते हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी कहीं पर गलत ना हो, ठीक। ये विजन था। अब कई लोग फॉरेस्ट गार्ड, सर फॉरेस्ट गार्ड, कई लोग, ठीक है। और कल जिसने मेरी टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज सुनी होगी, मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था, मुझे मेरे विजन के आधार पे चलने दीजिए, आपका ही हित होगा। मुझे इस बात को लेकर प्रेशराइज मत कीजिए कि सर उत्तराखंड पढ़ाइए, सर हिंदी पढ़ाइए। मैंने हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, जब मैं जो चीज पढ़ाता हूं उसको पढ़ाने दीजिए, क्योंकि मुझे प्रेशर कर दिया जाता है। मैं जैसे जीएस पढ़ाऊंगा, देखते ही नहीं है लोग, 10,000 लोग, 1,500 लोग देखेंगे, बाकी पता नहीं कहां सो जाते हैं। उत्तराखंड घिसा पिटा टॉपिक डालूंगा, 10-15 लोग देखने लग जाते हैं। पता नहीं क्या मोह माया है उत्तराखंड के फैक्टों से इतनी ज्यादा, और ये समझ नहीं आ रहा कि जीएस आपको ले डूब रहा है। अभी भी कह रहा हूं कि काम करो अपने जीएस पे, वो 18 से 20 नंबर आपके बहुत कीमती है, सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा ज्यादा है और उसको आपके क्वेश्चन बहुत कम, आप लोगों को उसके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है जीएस पे, और कसम खा लीजिए आइंदा कि सर को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ाओ, सर को सर के विजन के आधार पे चलने दो, और वो विजन ऐसा होगा कि आपकी ही सफलता उससे सुनिश्चित की जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी से डरते हैं, हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी स्कूल में आपको कराऊंगा, जीएस आपको मैं कराऊंगा एनसीईआरटी की कंप्लीटली, जीएस जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। वो फैक्ट नई तरीके से समझाने के साथ साथ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा, क्योंकि पेपर बच्चों कॉन्सेप्ट बेस आने लग गया। वो दौर गया कि आप लोग मंदिर लिखो, मस्जिद लिखो, बुग्याल लिखो, दर्रे लिखो और ग्लेशियर लिखो, ये आएगा वो आएगा, ताल लिखो। ये घिसे पिटे क्वेश्चन है ही नहीं, इतने ताल कहां से आएंगे बताओ, क्यों पूछेगा आयो। वो तो आपका बेसिक है ना, बेसिक तो आप पढ़ ही चुके हैं, और अपने जो नोट्स हैं इस पे भरोसा कीजिए, इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। अगेन कभी टर्न ले लेगा आपका एग्जामिनर, तो आप पता फिर वहीं जाके बेहोश हो जाओगे कि यार इसने पहले ऐसा पूछा, अब ऐसा पूछ जाए। तो इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए, ठीक है। उत्तराखंड सबसे कम। अब देखिए
ये रहा। इसके साथ साथ जो यूकेपीएससी जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि 12 तारीख को इसका एग्जाम है, एक बार 12 का एग्जाम होने दीजिए। और लोअर पीसीएस में इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता। आपने, मैंने पहले कहा, अगर आपने जैसे ग्रुप सी की जो तैयारी कर रहे हैं उसका उत्तराखंड तो तय मान के चलिए सही होगा, यूकेपीएससी के अंदर उसका उत्तराखंड सही होगा ही होगा, मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं। जीएस अगर उसने पढ़ी हुई है, जैसे मैंने घटना चक्र लूसेंट की बात की थी, अगर उसने पढ़ी है उसके जीएस के क्वेश्चन सही होने तय हैं। उसको सिर्फ वर्क करना है मैथ रीजनिंग पे। रीजनिंग के क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, अगला नंबर कौन सा होगा या इस टाइप का। तो आपको मैं 3-4 क्लासेस आपको लोअर पीसीएस के रीजनिंग मैथ, जैसे आयु वाला चैप्टर हो गया या एवरेज का चैप्टर हो गया, हो सकता है रेलगाड़ी वाला चैप्टर करा दूं। 5-6 चैप्टर मैं आपको करा देता हूं आपके एग्जाम से पहले। 12 तारीख के बाद 13 तारीख से जो क्लासेस चलेंगी, ध्यान से सुनना, 13 दिसंबर से ये जो क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, ये चलेंगी पटवारी लेखपाल स्पेशल, उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड। और क्या करना है फॉरेस्ट गार्ड वालों को, वो इस संडे में आपको बता दूंगा। संडे क्या, कोई ना कोई बीच में क्लास सिर्फ इंडिविजुअल फॉरेस्ट गार्ड की डायरेक्शन के लिए मैं आपको दे दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन कॉमन सिलेबस है तो उत्तराखंड का ये चीजें आपको पढ़नी है। हिंदी अगर आपने पढ़ी है तो सही है लूसेंट की, वरना इसका वेट कीजिए। जीएस इसी से आपका काम बनने वाला है फॉरेस्ट गार्ड वालों का। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जितना पढ़ना है, जो प्लेलिस्ट में जो मेन फोल्डर है उत्तराखंड और हिंदी और जीएस के एनसीईआरटी फैक्ट, उतना अभी फिलहाल तैयार कर लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड वाले ध्यान से सुनना, जो आपका ये है मतलब वो, उसमें आपको जीएस के एनसीईआरटी के फैक्ट जो हैं वो क्लास अभी फिलहाल तैयार रखिए। उसके साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण जो मैंने करा रखी है अभी वो तैयार रखिए। बाकी एनसीईआरटी के आधार पे हिंदी कैसे बनानी है, स्टार्टिंग से क्या क्या करोगे वो बताऊंगा। साथ ही साथ यूकेपीएससी जेईई एई वाला जो हिंदी वाला नॉन टेक वाला पोर्शन है वो यही कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और आरओ एआरओ की विज्ञप्ति का वेट कीजिए। सब कमर कस के तैयार रहिए, कुछ नहीं बिगड़ा, कोई पहाड़ नहीं टूटा आप लोगों के ऊपर। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इसी अपॉर्चुनिटीज को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपनी जीत में, अपनी विनिंग में इस चीज को कन्वर्ट करना है। और ये होकर रहेगा, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपको मैं जिता के रहूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए। बस अपनी मेहनत पे कमी मत आने देना। आप ये सोच के चलो, आपने बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, आपको सिर्फ एक और पुश की जरूरत है। आपको अपनी कमियों पे काम करने की जरूरत है। आप चीजों को कब कन्वर्ट कर दो आप खुद नहीं जानेंगे। आप इस चीज को निराशा में मत बदलिए कि आपका पेपर खराब हुआ। आप इस चीज से हताश मत होइए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी कमियों को पहचानेंगे, आप उस पर वर्क करेंगे। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, चीजें आपके पक्ष में होने लगेंगी। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। इन सभी चीजों की बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सभी चीजों को आप लोगों को कंप्लीट करना है। हम लोग फिर आगे को अपनी क्लासेस को तैयार रखेंगे। कल से मैं आपको कुछ क्लासेस लोअर पीसीएस के लिए 12 तारीख के बाद तैयार रहिए, जी जान लगा देंगे। किसी न किसी केस पे अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। लेकिन अपने जो नोट्स हैं आज तक के उसको संभालिए, उसको रिवाइज कीजिए, टच में बने रहिए। फिर मिलता हूं अगले सेशन में आपके साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।